व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है व्यावसायिक पर्यावरण। इसके अर्थ, विशेषताएं, घटक और महत्व पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंचे और सोहेल द्वारा व्यावसायिक पर्यावरण के संबंध में कही गई एक परिभाषा के बारे में। इन्होंने कहा कि व्यावसायिक पर्यावरण में उन सभी बाहरी तत्वों को शामिल किया जाता है जो परिवर्तनशील हैं और जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, वे सारे तत्व जो बाहर हैं। पहली बात, बाहर से तात्पर्य यहाँ ऐसे तत्वों से है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो नियंत्रण में नहीं है वह तत्व बाहरी तत्व। वो परिवर्तनशील हैं, वो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते ही हैं। तो कुछ बातें हम इसके संदर्भ में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, व्यवसाय जो होता है उसकी सफलता को बहुत से आंतरिक और बाहरी तत्व प्रभावित करते ही हैं। आंतरिक और बाहरी तत्व अगर अनुकूल हुए तो हमारी सफलता बड़ी हो जाएगी और आसानी से हमें मिलेगी, और अगर ये प्रतिकूल होते हैं तो हमारा संघर्ष बढ़ता चला जाता है। तो व्यवसाय का अपने आंतरिक तत्वों पर तो होता है नियंत्रण, लेकिन जो बाहरी तत्व हैं जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय घटक, ये व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर होते हैं। प्रतिस्पर्धा भी एक ऐसा बाहरी तत्व है जो व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर है। हमें नहीं पता होता कि हमारा प्रतियोगी अगले पल में कौन सा कदम उठा लेगा, तो यह भी हमारे नियंत्रण के बाहर है। प्रतियोगी के द्वारा उठाए गए कदम के उत्तर में हमें कोई भी नया कदम उठाना पड़ सकता है, अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ सकती हैं। व्यवसाय की सफलता जो है ना, वो बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर करती है कि जो बाहरी पर्यावरण के जो तत्व हैं वो उनमें होने वाले परिवर्तन के साथ साथ हम अपनी नीतियाँ कितना जल्दी बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा और बातें जानते हैं व्यावसायिक पर्यावरण के अर्थ से संबंधित। व्यावसायिक पर्यावरण का जो अर्थ है वह हमें क्या सूचना देता है, ज़रा ध्यान से देखें, सुने और समझें। कोई भी व्यवसाय शून्य यानी कि वैक्यूम में काम नहीं करता। इसे बहुत से आंतरिक और बाह्य तत्व निरंतर प्रभावित करते हैं। इन आंतरिक तत्वों और बाह्य तत्वों के समूह को ही व्यावसायिक पर्यावरण कहा जाता है। व्यवसाय शून्य में काम नहीं करता, आंतरिक और बाह्य तत्व निरंतर इसे प्रभावित करते हैं। आंतरिक तत्वों और बाह्य तत्वों के समूह को, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व, इनके समूह को व्यावसायिक पर्यावरण कहा जाता है। हम दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण से आशय उन तत्वों से है जो एक व्यावसायिक संस्था के आसपास स्थित होते हैं और उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं। एक व्यवसाय तब तक विद्यमान रह सकता है या प्रगति कर सकता है जब तक वह अपने आप को व्यावसायिक पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखे। अनुकूल बनाए रखने के लिए व्यावसायिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ चलना होता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि व्यवसाय को अपने बदलते पर्यावरण के अनुरूप परिवर्तित करते रहना चाहिए, अन्यथा वह व्यवसाय बंद हो जाएगा या पिछड़ जाएगा। ठीक है, देखिए, मानव सभ्यता के विकास के क्रम में जो प्राणी इस जगती पे मनुष्य से पहले आए उनमें डायनासोर का जिक्र आता है, और डायनासोर अब दिखाई नहीं पड़ते। कहा यह जाता है कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ उन्होंने स्वयं में परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि परिवर्तन वह व्यक्ति नहीं करता है जिसमें अहम आ जाता है। और अहम यानी कि अहंकार, ये जो अहंकार होता है, ये अहंकार जनरली ताकतवर में सबसे ज़्यादा होता है। और डायनासोर बहुत ताकतवर प्रजाति हुआ करते थे, उन्होंने स्वयं में कोई परिवर्तन करने से मना किया, और आप जानते हैं आज डायनासोर जो हैं वो नज़र नहीं आते। ठीक है, तो ऐसे ही चाहे कोई कितना भी ताकतवर बिजनेस संस्था क्यों ना हो, अगर वह इस अहम को नहीं त्याग पाएगा कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, तो वह लंबे समय तक अपने अस्तित्व को न सिर्फ बचाने में अक्षम होगा बल्कि वह कभी भी स्वयं को ख़त्म कर लेगा। तो व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो पर्यावरण में जो लगातार परिवर्तन होते हैं, हमें उसके साथ साथ चलना है
तो उसमें कौन से परिवर्तन हो रहे हैं और उन परिवर्तनों के साथ साथ हमें स्वयं में कौन से बदलाव करने हैं, यह बात भी हमें कहीं ना कहीं व्यावसायिक पर्यावरण से पता चलता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं परिभाषाओं की। और परिभाषाओं की बात अगर हम करते हैं तो हम सबसे पहले आते हैं उस परिभाषा पे जो व्हीलर ने कही है, बेयर्ड ओ व्हीलर। इन्होंने कहा कि व्यावसायिक पर्यावरण व्यावसायिक फर्मों तथा उद्योगों के बाहर के उन सभी तत्वों का योग है जो उनके संगठन और संचालन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी। इसके आगे हम बढ़ते हैं एक परिभाषा और जो आपने अभी पढ़ रखी थी, और रेंचे और सोहेल की। व्यावसायिक पर्यावरण में उन सभी बाहरी तत्वों को शामिल किया जाता है जो परिवर्तनशील हैं और जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मेंशन करना चाहें तो एक परिभाषा अच्छी है विलियम ग्लूक और जॉक के। ये इनके शब्दों में अगर आप देखें तो पर्यावरण में बाहर फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं। ये तो वही बात है जो आपने अभी तक पढ़ी है, जो माफ़ कीजिए, जी हम लोग पढ़ रहे थे विलियम ग्लूक और जॉक की परिभाषा। पर्यावरण फर्म के बाहर के घटक शामिल करता है जो फर्म के लिए निरंतर अवसर और ख़तरे उत्पन्न करते हैं। देखिए, होने वाले परिवर्तन अगर अनुकूल हुए तो आपके लिए अवसर भी हो सकता है, और अगर वो प्रतिकूल हुए तो आपके लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि अवसर और खतरा सेम परिस्थिति या सेम परिवर्तन उस व्यक्ति के लिए अवसर हो सकता है जो उसको लेकर के प्रोएक्टिव रहे या जो उसको सही से डील कर सके, और हर उस व्यक्ति यानी कि व्यावसायिक संस्था के लिए वह खतरा हो सकता है जो उस परिवर्तन के साथ साथ चलने से मना कर दे। ठीक है ना। तो व्यावसायिक परिवर्तन हो रहे होते हैं व्यावसायिक पर्यावरण में, वो सब फर्म के बाहर के घटक हैं और फर्म के लिए ये निरंतर अवसर और ख़तरे उत्पन्न करते रहते हैं। इनमें अगर मेंशन करें तो सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक दशाएं प्रमुख हैं। तो ये परिभाषा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ चीज़ों को मेंशन भी कर दिया है और उसके प्रभावों को, खतरे और अवसर की भी बात की है। तो आप इसमें एक रेंचे और सोहेल की परिभाषा अच्छे से याद करें और एक विलियम ग्लूक और जॉक की परिभाषा को अच्छे से समझें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं व्यावसायिक पर्यावरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अभी तक जो आपने परिभाषा देखी, इसके आधार पे आप इसकी विशेषताएं निश्चित रूप से समझने में सक्षम होंगे। तो हम चलिए बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वो है व्यवसाय और पर्यावरण में संबंध। देखिए, व्यवसाय और पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है। कैसे? पर्यावरण व्यवसाय के लिए प्रेरक भी हो सकता है और व्यवसाय में बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। व्यवसाय पर्यावरण में अनुकूल परिवर्तन होने पर व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रतिकूल परिवर्तन हो जाए तो व्यवसाय के लिए वो चुनौती जैसा होता है। परिवर्तनशील व्यवसाय पर्यावरण की एक ख़ास होती है बात कि वह लगातार बदलता रहता है। इसीलिए अगर आप जानें तो जो निरंतर बदलाव की इसकी विशेषता है, उसके कारण आप पर्यावरण को गत्यात्मक या गतिशील डायनामिक भी कहते हैं। तत्वों में परिवर्तन के कारण व्यवसाय को अपनी नीतियों और योजनाओं में भी परिवर्तन करना पड़ता है। अच्छा, तीसरी विशेषता है जटिल। व्यावसायिक पर्यावरण बहुत जटिल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैधानिक, इन सभी के संयोग यानी कि इन सभी के सम्मिश्रण से बनता है व्यवसाय। इन तत्वों के व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव को पृथक पृथक रूप से नहीं जाना जा सकता क्योंकि ये सभी तत्व किसी व्यवसाय को सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसीलिए व्यावसायिक पर्यावरण को जटिल कहा जाता है। अब इस बात को जान लें, जैसे देश में एक कोरोना संकट इस समय चल रहा है, इससे आपको लगता है कि ये केवल कोरोना संकट जो है ये केवल सामाजिक या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है? जी नहीं। जब कोरोना संकट आया है, एक सामाजिक बीमारी जैसा ये स्वास्थ्य समाज से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसने देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। देश की राजनीति में भी बड़ा परिवर्तन आया। आपको पता है देश की संस्कृति में भी परिवर्तन आ रहा है। अमेरिका, रशिया जैसे देश अब हाथ मिलाने की जगह नमस्ते कहने पे जोर दे रहे हैं।
तमाम तकनीकी खोज लग गई हैं कोरोना की दवाइयाँ ढूंढने में, और तमाम तरह के कानून बन गए। देश के प्रधानमंत्री लगातार नई नई एडवाइजरी जारी करा रहे हैं। जिला लेवल के जिलाधिकारी भी तमाम तरह के कानूनी नए नए नियम बना रहे हैं। तो अगर आप देखें, ये सबका असर किस पे हो रहा है? व्यवसाय पर। व्यवसाय कितने से कितने बजे तक खुलेगा, किस तरह का व्यवसाय कितने से कितने समय तक खुलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जटिल है, ये एक चीज़ नहीं है और एक ही प्रकार की तत्व पे काम नहीं करती। एक घटना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैधानिक, न जाने कितने परिप्रेक्ष्य में एक साथ लागू होती है। कोरोना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परस्पर निर्भर घटक माफ़ कीजिए, परस्पर निर्भर घटक जो होते हैं, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे व्यवसाय का सामाजिक पर्यावरण आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता ही है और स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। पांचवा, आंतरिक और बाह्य दोनों पर्यावरणों का समावेश। जो व्यावसायिक पर्यावरण है ना, वो आंतरिक और बाह्य दोनों से मिलके बना है। आंतरिक पर्यावरण में व्यावसायिक इकाई के अंदर का पर्यावरण आता है, यह इकाई के नियंत्रण में ही होता है। लेकिन जो बाहरी पर्यावरण होता है वो इकाई के बाहर का पर्यावरण है और इस पर व्यावसायिक संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता। व्यवसाय को अपनी क्रियाओं को बाह्य पर्यावरण के अनुरूप ढलना पड़ता है। छठा, बाहरी पर्यावरण की अनिश्चितता। व्यवसाय का जो बाहरी पर्यावरण है, ठीक है, इसमें कभी भी आकस्मिक परिवर्तन आ सकते हैं और इसके अनिश्चित होने के कारण ही इसका विश्लेषण बड़ा कठिन है। जैसे अनिश्चितता क्या है? हमें नहीं पता कि कोरोना संकट कितना लंबा खींचने वाला है और सरकार उसमें कौन सा डिसीजन लेगी। 17 मई 2020 के बाद लॉकडाउन देश में ख़त्म होगा कि नहीं होगा? ख़त्म होने से व्यवसाय पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दुकानें खुल सकती हैं, है ना? तो दुकानें अगर खुलेंगी तो किस से किस समय तक खुलेंगी, ये सब अनिश्चित है। तो ये बाहरी पर्यावरण है और इसकी अनिश्चितता जाहिर है आपको समझ में भी आती होगी। 7वां पॉइंट हम और पढ़ लेते हैं। जो बाहरी तत्व हैं उनका प्रभाव कैसा है? अनलिमिटेड है। ये कांट से कि ये इस लिमिट तक जाएगा। ये भी हो सकता है कि दुकानें पूर्णतया बंद हो जाएं, ये भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए दुकानें खोली जा सके, ठीक है ना? तो व्यावसायिक पर्यावरण के बाहरी तत्व व्यावसायिक इकाई के नियंत्रण के बाहर होते हैं। ऐसे तत्वों का व्यवसाय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इतना गहरा कि व्यवसाय के बंद होने तक की नौबत आ सकती है। देखिए आई है ना, इस समय व्यवसाय लगभग बंद है, ठीक है ना? ये सरकार की वस्तु की बिक्री पर ही प्रतिबंध लगा दे जैसे सरकार ने अपना दिल बड़ा करते हुए शराब की दुकानें खोल दी हैं। ये शराब की दुकान चलाने वाले लोगों के लिए एक अनुकूल परिवर्तन हुआ और जो शराब पीना पसंद करते हैं उनके लिए भी बड़ा अनुकूल हुआ। लेकिन ये समाज में कानून व्यवस्था के प्रति जो लोग सचेत हैं उनके लिए ये बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं है ना? तो तमाम चीज़ें हैं जो बिज़नेस को और समाज को प्रभावित करती हैं। समाज से बिज़नेस बना है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि व्यवसाय पर बाहरी तत्वों का प्रभाव असीमित रहता है। अच्छा, ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह के प्रभाव वाला हो सकता है। व्यावसायिक पर्यावरण जो है ना, ये व्यवसाय में होने वाले परिवर्तन की लाभदायकता, उत्पादकता, कुशलता और प्रगति को इसको प्रभावित करता है। ये अल्पकालीन प्रभाव वाले हो सकते हैं और दीर्घकालीन हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि घटना कितनी बड़ी है, ठीक है ना? एक और पॉइंट है, विभिन्न फर्मों पर इसका प्रभाव भी भिन्न भिन्न पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं कि पर्यावरण में आया बदलाव सभी इकाइयों को एक जैसा प्रभावित करे। संभव है कि पर्यावरण में आया कोई बदलाव किसी एक व्यावसायिक इकाई के लिए प्रगति का अवसर हो जाए तो किसी के लिए चुनौती भी उत्पन्न कर सकता है। तो आपको ये बात अभी तक समझ में निश्चित रूप से आ रही होगी। अब हम चर्चा करने वाले हैं व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक हैं कौन कौन से। तो व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों में इसके दो हिस्से होते हैं व्यावसायिक पर्यावरण के, एक आंतरिक पर्यावरण और दूसरा बाह्य पर्यावरण। हम इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा जान लेते हैं कि आंतरिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है। आंतरिक पर्यावरण में जो प्रमुख बात शामिल है वह यह है कि जो व्यवसाय है उसके उद्देश्य क्या हैं।
उस व्यवसाय के क्या क्या वित्तीय साधन हैं, मतलब उसके पास धन संपत्ति के इसके किस तरह के संसाधन हैं, उसके पास भौतिक मतलब उसके पास ज़मीन कितनी है, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, मशीनें कितनी हैं, और मानवीय संसाधन कितने हैं और कैसे हैं। मानवीय संसाधन जो है ना, उनका मनोबल मोरल कितना हाई है ना, और वचनबद्धता वो कितना ज़्यादा आपके प्रति निष्ठा के साथ काम कर सकते हैं। प्रबंधन की नीति कितनी अच्छी मजबूत है। कार्य परिस्थितियाँ यानी कि जो वर्क सर्कमस्टेंसेस हैं, यानी कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पर यथास्थिति क्या है, क्या वर्कर्स को सारी सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, बरसात में कहीं पानी तो नहीं टपक रहा है ऊपर से। श्रम प्रबंध संबंध जो होते हैं, श्रम प्रबंध संबंध समझ लीजिएगा, जो लेबरर काम करते हैं उनका मैनेजर्स के साथ कैसा संबंध है। अगर संबंध अच्छा है तो ये आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत व्यवसाय के लिए अनुकूल स्थिति है। अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रतिकूल हो जाएगा। ब्रांड और संस्थागत छवि, अगर आपकी संस्था का एक अच्छा ब्रांड आप हैं और इससे आपकी संस्था की छवि बड़ी अच्छी होगी समाज में। तकनीकी और अनुसंधान संबंधी योग्यताएं, देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो वह तकनीक के माध्यम से क्वालिटी पर कॉन्शियस हो सकता है और क्वालिटी के मामले में आगे हो सकता है। ये अनुसंधान होता है, ध्यान रखिएगा। अनुसंधान का मतलब रिसर्च होता है। आप रिसर्च कैसे करते हैं, मार्केट में अपने लोगों को भेजते हैं, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में उनकी सही प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और ज़रूरी परिवर्तन करते हैं। निरंतर परिवर्तन से आपके प्रोडक्ट बेहतर और बेहतरीन होते चले जाते हैं। तो तकनीकी और अनुसंधान संबंधी आपकी योग्यताएं, आपके फर्म की योग्यताएं कैसी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है प्रवर्तकों की सोच। प्रवर्तक वो लोग होते हैं जो किसी बिजनेस को स्थापित करते हैं, ठीक है, इन्हें प्रमोटर कहा जाता है। और प्रमोटर्स की सोच अगर बड़ी है तो वो बिजनेस भी बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। यहाँ बड़ी से तात्पर्य है कि आपकी सोच जो है वह दूरदर्शी हो, आप छोटे छोटे लाभों पर फोकस्ड ना हो, आप दूर की चीज़ों पर फोकस करते हो। आप मानव सेवा से ही बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे व्यवसाय के तमाम उद्देश्य आपने पढ़े थे ना, लाभ कमाना एक उद्देश्य था, दूसरा सेवा एक उद्देश्य था, तीसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था। तो आप किस पे काम करें, तो देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो उद्देश्य होता है वो बेस्ट माना जाता है। और वह कैसे अचीव किया जा सकता है, वह सेवा भावना के साथ लाभ कमाते हुए ही अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ से सोच झलकती है प्रवर्तकों की। अच्छा चलिए हम बात करते हैं बाह्य पर्यावरणों की। तो बाह्य पर्यावरणों में क्या क्या शामिल है, ज़रा सा ध्यान देंगे। बाह्य पर्यावरण में दो चीज़ें हैं। एक तो व्यष्टि तथा या सूक्ष्म पर्यावरण। व्यष्टि माने सूक्ष्म यानी कि छोटा, माइक्रो लेवल का, और व्यवसाय का समष्टि पर्यावरण यानी कि बहुत बड़े लेवल का, वृहद पर्यावरण। तो सबसे पहले हम व्यष्टि यानी कि सूक्ष्म, माइक्रो जो है उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये व्यवसाय के बाहर के लोग हैं, पूर्तिकर्ता, सप्लायर्स, सप्लाई करने वाले लोग जो आपके व्यवसाय में कच्चा माल या पक्का माल, जो भी, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, इनसे आप खरीद के लाते हैं जो आप आगे बेचेंगे। अगर आप उद्योगपति हैं तो आपको कच्चा माल देने वाले आपके पूर्तिकर्ता होंगे। ग्राहक वो लोग होते हैं जो आपका माल खरीदते हैं। मध्यस्थ वो हैं जो आपको पूर्तिकर्ताओं से आप तक माल पहुंचाते हैं, फिर ग्राहकों तक ले जाते हैं। प्रतियोगी इकाइयाँ जो आपके ही जैसा बिजनेस करने वाली इकाइयाँ हैं, कंपटीटर्स आपके। और जनसमूह, ध्यान रखिएगा कि ये ग्राहक तो नहीं है लेकिन ये पब्लिक हैं। और पब्लिक में जो लोग अभी आपके ग्राहक नहीं हैं वो कल आपके ग्राहक हो सकते हैं। भले ये लोग ग्राहक ना हो, मगर ध्यान रखिएगा ये आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों की राय बनाने में ज़रूर भूमिका निभाते हैं। जैसे एक व्यक्ति भले आपका आपके क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स का या सेवाओं का ग्राहक नहीं है, उपभोक्ता नहीं है, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट या आपकी सेवाओं के बारे में अपनी राय तो किसी से भी जाहिर कर सकता है। अगर वो अनुकूल राय दे रहा है तो दूसरे उसकी राय से प्रभावित होकर के संभव है कि आपके उपभोक्ता बन जाएं। और अनुकूल राय देने वाला व्यक्ति जो आज अभी आपका ग्राहक ना होकर के केवल पब्लिक है, जनसमूह में शामिल है, वो कल आपका ग्राहक भी हो सकता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। कुछ और बातें हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। व्यवसाय का समस्त पर्यावरण, इसके अंतर्गत आर्थिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण। देखिए आर्थिक पर्यावरण तो आप सभी लोग समझते हैं, सरकार की तमाम नीतियाँ आर्थिक नीतियाँ हैं,
जिन्हें हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बोलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी है, तमाम तरह की पॉलिसीज़ इसमें आती हैं। तो आर्थिक पर्यावरण आपके सामने है। प्राकृतिक पर्यावरण में देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई मास्क बनाने वाली कंपनी है। अब दिल्ली में पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो बिगड़ रहा है, उससे प्रदूषण वहाँ हो रहा था। तो उससे क्या दिखा, सड़कों पर लोग, अभी कोरोना संकट के पहले की ही बात है, सड़कों पर लोग मास्क लगाए नज़र आते थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मास्क बनाने वाली कंपनियों की डिमांड बढ़ी होगी ना दिल्ली में। तो प्राकृतिक पर्यावरण भी व्यवसाय पर असर डालते हैं। तीसरा था सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, मैं इसकी भी चर्चा कर चुका। सामाजिक पर्यावरणों में स्वास्थ्यगत कारणों के कारण ये होने वाली जो बीमारियां हैं वो आती हैं, और कोरोना संकट इसका उदाहरण है। इसने हमारी संस्कृति में हैंडशेक की जगह, हाथ मिलाने की जगह हमने नमस्कार करना शुरू किया। दुनिया भर में अमेरिका जैसे देशों ने भी यही इसको बढ़ावा दिया। जनसांख्यिकी पर्यावरण, जनसंख्या सांख्यिकी पर्यावरण में तमाम तरह के आंकड़े आते हैं, जीवन, मृत्यु, बीमारी से संबंधित। राजनीतिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, और ये सो एक देश से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण है जो विदेशों से संबंधित होने वाले परिवर्तन भी आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अब आप एक ग्लोबल विलेज में काम करते हैं। पूरी दुनिया एक बड़ा वैश्विक गांव है, ठीक है, और हम उससे अप्रभावित नहीं रह सकते। तो चलिए हम आंतरिक पर्यावरण में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि आंतरिक पर्यावरण दरअसल होता क्या है। देखिए, आंतरिक पर्यावरण में किसी व्यवसायिक इकाई को प्रभावित करने वाले वे सारे तत्व शामिल हैं जो व्यवसाय के नियंत्रण में हैं। जब भी आंतरिक पर्यावरण आए तो आप व्यवसाय का नियंत्रण ध्यान रखिएगा। हम यूँ भी कह सकते हैं कि वे सारे आंतरिक तत्व शामिल होते हैं जो व्यवसायिक इकाई का सीधा नियंत्रण जिन पे होता है, ठीक। तो व्यावसायिक इकाई के अंदर ही इन सारे पर्यावरणों को आप, पर्यावरण के घटकों को आप पाते हैं। इसमें इकाई के उद्देश्य, वित्तीय साधन, भौतिक साधन, संस्था के कर्मचारी, मानवीय संसाधनों की वचनबद्धता, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये सब वही बातें हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, प्रबंध की दूरदर्शिता है ना, संस्था की विपणन क्रियाएं और अनुसंधान क्रियाएं भी आंतरिक पर्यावरण का अंग होती हैं। चार्ट देखिए, अभी हम आपको वो चार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये बात समझ पा रहे होंगे कि किसी संगठन के प्रबंधक, संचालन अधिकारी तथा श्रमिक आंतरिक पर्यावरण के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। यानी कि व्यवसायिक इकाई की सफलता या असफलता मुख्यतः मानवीय संसाधन पर निर्भर करती है। यदि किसी संगठन के पास उच्च कोटि के मानवीय संसाधन तथा पर्याप्त वित्तीय और भौतिक साधन हों तो वह न केवल प्रतियोगी इकाइयों से आगे निकल सकती है, वरन सफलता की नई ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकती है, ठीक है। कुछ बातें नोट में इन्होंने कही हैं कि यद्यपि आंतरिक पर्यावरण के घटक व्यवसायिक संस्था के निर्णयों, परिणामों को प्रभावित करते हैं, तथापि ये संस्था के नियंत्रण में ही होते हैं। इसलिए व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन में आंतरिक पर्यावरण की अपेक्षा बाह्य पर्यावरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ अगर हम नहीं चले तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। तो चलिए बाह्य पर्यावरण को भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बाहरी पर्यावरण से तात्पर्य उन बाह्य तत्वों या घटकों से है जो व्यवसायिक इकाई के आसपास पाए जाते हैं और संगठन को प्रभावित करते हैं। इन पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपने बाहरी पर्यावरण को कितना भली भांति समझा और उसके अनुरूप कितनी परिवर्तन कर लिया नीतियों में अपने। दो तरह का होगा, व्यष्टि यानी कि सूक्ष्म। इसमें इकाई के तत्कालीन पर्यावरण को शामिल किया जाएगा जो व्यवसाय के निष्पादन को सीधा प्रभावित करते हैं। फिलिप कोटलर इस बारे में कुछ बात कहते हैं जो महत्वपूर्ण है। व्यष्टि पर्यावरण में कंपनी के तत्कालीन पर्यावरण के उन सभी घटकों को शामिल करते हैं, घटक यानी एलिमेंट या फैक्टर्स, जो व्यवसायिक इकाई के निष्पादन को प्रभावित करते हैं। इनमें पूर्तिकर्ताओं, विपणन मध्यस्थों, प्रतियोगियों, ग्राहकों और जनता को शामिल किया जाता है। हम इसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, पूर्तिकर्ता कौन होते हैं? जो आपको कच्चा माल या सहायक वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। पूर्तिकर्ताओं के संबंध में इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विश्वसनीयता, पूर्तिकर्ताओं के विश्वसनीय होने पर व्यवसाय का सफल संचालन कम स्टॉक रख कर के भी हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप उन्हें अपना आदेश देंगे, वो आप तक माल पहुंचा देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे स्टॉक में आपकी जो पूंजी है ना, वो बहुत ज़्यादा फंसी नहीं रहेगी।
अगर ये विश्वसनीयता गुण है तो आपको कम पूंजी के साथ भी व्यवसाय करने में आसानी रहेगी। अनेक पूर्तिकर्ता, एक ही पूर्तिकर्ता पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता है। किसी दिन वो व्यक्ति अगर बीमार हो गया या उसका बिजनेस खत्म हो गया किसी भी कारण से, तो फिर तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। तो आप एक की जगह अनेक पूर्तिकर्ताओं पर भरोसा करें, ज़्यादा अच्छा है ना। तमाम कारण हो सकते हैं, हड़ताल, तालाबंदी, कोई और समस्या हो सकती है। अगर एक पूर्तिकर्ता को माल नहीं मिल पाया या उससे आपको माल नहीं मिल पाया, तो दूसरों से तो माल आ जाए आपके यहाँ। तो पूर्तिकर्ता के बाद ग्राहक आता है। आप जानते हैं ग्राहकों में गृहस्थ, सरकार, वाणिज्यिक संस्थाएं, थोक ग्राहक, फुटकर ग्राहक, विदेशी ग्राहक सब शामिल हैं। इन ग्राहकों की पसंद, रुचि, प्राथमिकता, इसका आपको ध्यान में रखना है। उनका संतुष्ट स्तर बढ़ाने के लिए आपको हर तरह से उत्पादन वैसा ही करना चाहिए जैसा कि वो चाहते हैं। उपभोक्ताओं की पसंद को प्रभावित करने वाले ही उत्पाद आप बनाएं ताकि वो आपकी फर्म से जुड़े रह सकें। उपभोक्ताओं के वर्ग बहुत सारे होते हैं। ये अलग से प्रश्न बनता है कि उपभोक्ताओं से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये अलग से एक प्रश्न बनेगा, आपको यहीं इसे डिस्कस कर देता हूँ। वैसे जब आप अभी इसे लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे तो केवल उपभोक्ता जो होते हैं, जितना आपने ऊपर पढ़ा उसे ही मेंशन करना है। ये जब अलग से प्रश्न पूछा जाएगा तब आप उसे लिखेंगे। ठीक है, उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं हम ज़रा सा जानें। ठीक है, हम उन्हें वर्ग बनाते क्यों हैं? क्योंकि हमें अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग ग्राहकों के लिए इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि हर प्रोडक्ट हर व्यक्ति पसंद नहीं कर सकता। आपके दादाजी क्या वही जीन्स पहनते हैं जो आपका भाई पहनता है? नहीं ना। तो ग्राहकों के जो क्या कहेंगे वर्ग, वो बहुत ज़रूरी हैं। ये कैसे बनते हैं, किन आधारों पे बनते हैं? एक तो ग्राहकों की आय क्या है, आय मतलब इनकम। फिर दूसरा ग्राहकों की आयु क्या है, यानी उम्र कितनी है। ग्राहकों की रुचि और प्राथमिकताएं क्या हैं। ठीक है, जो प्राथमिकता आपके दादाजी की होगी वो आपके भाई की नहीं हो सकती। ग्राहकों की शिक्षा का स्तर क्या है, पढ़े लिखे व्यक्ति में और कम पढ़े लिखे व्यक्ति में उसके द्वारा यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट का अंतर साफ झलकता है। ग्राहकों द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा क्या है, भौगोलिक क्षेत्र क्या होते हैं। ये सब बहुत काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ समझनी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे रिलेटेड एक नया वीडियो मैं बना दूंगा। मध्यस्थ, प्रत्येक व्यवसाय में विभिन्न विपणन मध्यस्थ हो सकते हैं। ये मध्यस्थ ग्राहकों की तलाश में व्यावसायिक इकाई की सहायता करते हैं। वस्तुतः मध्यस्थ किसी व्यावसायिक इकाई तथा अंतिम उपभोक्ता के मध्य की एक कड़ी होते हैं। तो मध्यस्थ हैं क्या? किसी व्यावसायिक इकाई तथा अंतिम उपभोक्ताओं के मध्य की कड़ी। एजेंट, वितरक, व्यापारी, दलाल, ये सब मध्यस्थ हैं। ठीक है ना। तो मध्यस्थ में कौन कौन से लोग शामिल हैं? थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, विभागीय भंडार। विभागीय भंडार एक तरह का मॉल है जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। जैसे आपके लखीमपुर में कुछ छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं, आपके लिए वो बड़ी हो सकती हैं, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट या वी मार्ट है, सिटी मार्ट है। मैं यहाँ पे इनका नाम ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि वो एग्जाम्पल जो आपके आसपास के हैं वो आप तक आ जाएँ। मेरा किसी दुकान के प्रचार प्रसार का कोई मेरा लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है विपणन एजेंसियाँ, विज्ञापन एजेंसियाँ, सलाहकार फर्में, विपणन अनुसंधान, यह भी मध्यस्थों में काम करती हैं। ठीक है, विज्ञापन करने वाली आपका जब भी आपका मन बनता है विज्ञापन करने का, तो बड़े शहरों में इस तरह की एजेंसियां आपको आपके अनुकूल विज्ञापन उपलब्ध कराती हैं। सलाहकार फर्में विभिन्न प्रकार के मसलों पे आपको सलाह देती हैं। विपणन अनुसंधान, जो संस्थाएं बहुत बड़ी नहीं हैं, जिनके अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम नहीं है या डिपार्टमेंट नहीं है, वह कुछ ऐसी संस्थाओं से आउटसोर्सिंग के ज़रिए उनके अनुसंधान कार्यों का या सेवाओं का लाभ उठाती हैं। ठीक है, ऐसे संस्थाएं भी मध्यस्थ में आती हैं। वित्त मध्यस्थ वो होते हैं जो बैंक और बीमा कंपनियां हैं, मुद्रा और पूंजी बाजार हैं। ये आपको धन संबंधी, वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं या सप्लाई सुनिश्चित करती हैं। भौतिक मध्यस्थों में भंडार गृह आते हैं जो आपके माल को स्टोर कर सकते हैं। जो सामान जल्दी ख़राब होने वाले हैं उनके लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं। परिवहन एजेंसियां यानी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती हैं जो आपके माल को पहुंचाती हैं। ये सब मध्यस्थों में आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। अगला पॉइंट है प्रतियोगी इकाइयों का। और प्रतियोगी इकाइयाँ जो होती हैं, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो आपके ही जैसा उत्पाद बनाती हैं, या आपके जैसा ना सही लेकिन आपका सब्स्टिट्यूट। प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब अगर किसी एक व्यक्ति ने सुबह सुबह चाय पी ली, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है वह कॉफ़ी नहीं पिएगा, है ना। तो चाय ने कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन उत्पाद यानी कि चाय का कॉफ़ी या कॉफ़ी का चाय, और एक जैसा उत्पाद यानी कि जैसे आपकी चाय है वैसे ही कोई दूसरी कंपनी का दूसरा कोई ब्रांड है उसकी चाय है, तो ये आपका एक जैसा उत्पाद हो गया। तो जो भी लोग आपके एक जैसा उत्पाद चाय बनाने वाली कंपनी के लिए दूसरी चाय बनाने वाली कंपनी या कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी भी उसकी प्रतियोगी संस्था हो सकती है। कारों, स्कूटर, साइकिल, कोल्ड ड्रिंक, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, दवाई आदि इनके विभिन्न ब्रांड हैं और ये ब्रांड सब एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। इनकी क्रियाओं और योजनाओं के अनुरूप आपको अपनी क्रियाओं और योजनाओं में समायोजन करना पड़ता है, ठीक है। तभी आप एक दूसरे से आगे निकलने की जो कोशिश है वह प्रभावपूर्ण ढंग से लागू कर पाएंगे। तो जब आप अपने प्रतियोगी की योजनाओं के विरुद्ध कोई भी योजना बनाते हैं तो उसको स्ट्रेटेजी कहा जाता है, और उसके विरुद्ध जो प्रति रणनीति बनाएंगे उसे काउंटर स्ट्रेटेजी कहा जाएगा, ठीक है। तो जनसमूह की हम बात करें, जनसमूह क्या होता है? पब्लिक के अंतर्गत तमाम लोग शामिल होते हैं। जो ध्यान रखिएगा आपके ग्राहक नहीं है, लेकिन उनमें कौन कौन से लोग होते हैं हम बात कर लेते हैं। उनमें एक तो होता है मीडिया पब्लिक और दूसरा होता है स्थानीय जनता। मीडिया पब्लिक यानी कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल, दूरदर्शन, रेडियो, ये सब पब्लिक का हिस्सा हैं। मीडिया पब्लिक में व्यवसाय तथा व्यवसाय की इकाई के बारे में कभी कभी अच्छी और कभी कभी बुरी रिपोर्ट आती है। दोनों ही दशाओं में मीडिया की रिपोर्ट व्यवसाय की छवि को प्रभावित करती है। स्थानीय जनता में किसी व्यवसायिक इकाई के आसपास रह रहे लोगों को शामिल किया जाता है। किसी स्थान विशेष की व्यावसायिक इकाइयों द्वारा फैलाया गया पर्यावरणीय जो प्रदूषण है वह जो स्थानीय जनता को प्रभावित कर सकता है। कई बार स्थानीय जनता विरोध प्रदर्शन करती है। दबाव के कारण कुछ व्यावसायिक इकाइयों को अपना प्रदूषण फैलाने वाला कार्य बंद भी करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई चीनी ले लीजिए, चीनी मिल। कभी आप गोला गए हैं क्या? जो लोग गोला से रिलेटेड हैं और जिनका चीनी मिल जो है ना, आप देखिए कि क्या है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट होते हैं वो कभी भी रेजिडेंशियल जो कॉलोनीज़ हैं उनके आसपास नहीं होने चाहिए, लेकिन गोला चीनी मिल तो गोला में ही है। और दरअसल चीनी मिल बनने से ही वो जो कस्बा या शहर है वो डेवलप हुआ, ऐसा माना जाता है। मैं कोई इतिहासविद नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी मान्यता है मैं उसको अपना पॉइंट सिद्ध करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी, लंबे समय तक ये सबसे बड़ी चीनी मिल मानी जाती रही है। तो जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित होता है वहाँ के आसपास धीरे धीरे आबादी बसने लगती है, और गोला शहर का निर्माण संभवतः इस चीनी मिल के बनने के साथ साथ हुआ होगा, या निर्माण के अन्य कारण भी हों, लेकिन विकास जो है इस चीनी मिल की वजह से अवश्य हुआ। तो अभी क्या हो गया, जो इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करने के मानक हैं, गोला चीनी मिल उनके अनुरूप नहीं है। ये रेजिडेंशियल एरिया में स्थित है, और वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके घर पे जब सुबह सुबह अगर आप उठते हैं तो अगर आप छत पे जाएं और आप कहीं कोई सरफेस टच करके देखें तो एक राख का एक लेयर बन जाती है। अब आप सोचिए कि अगर वो उनकी छतों पे या जो जो भी ऊपर बालकनी वगैरह है उस पर राख की एक लेयर अगर बन जाती है, तो वो लोग जो सांस ले रहे होंगे उस वायु का क्या गुणवत्ता होगी? क्या वो जो राख है जो एटमॉस्फेयर में है वो उनके फेफड़ों में नहीं जाती होगी? तो ये जो कॉस्ट है जो उन्हें बियर करनी पड़ती है, ये प्रदूषण है। स्थानीय जनता जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल यूनिट के आसपास है वो कभी कभी विरोध प्रदर्शन करती है, और उनके दबाव के कारण ऐसी संस्थाएं जो प्रदूषण फैला रही होती हैं तो कार्य बंद करते हैं या प्रदूषण नियंत्रक यंत्रों का उपयोग करते हैं। बात शायद समझ गए होंगे। मैं यहाँ डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताऊँ। चलिए, ये हो गया व्यवसाय का माइक्रो और व्यवसाय का समष्टि पर्यावरण। आज हम और पढ़ेंगे और उसके बाद में आज का वीडियो लेक्चर संपूर्ण हो जाएगा। देखिए, इसमें हमने जाना था कि इसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक, राजनीतिक आते हैं। तो आर्थिक पर्यावरण सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आर्थिक पर्यावरण पढ़ें, हम फिलिप कोटलर की इनका जो कथन है उसे पढ़ लें, समष्टि पर्यावरण से संबंधित। समष्टि पर्यावरण में वह सभी पर्यावरणीय तत्व शामिल हैं जो व्यावसायिक इकाइयों के लिए अवसर और चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं। इसमें आर्थिक, जनसांख्यिकी, प्राकृतिक, तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण शामिल हैं। ये वही डेफिनेशन है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं पर्यावरण के संबंध में। ये दरअसल बाह्य या समष्टि पर्यावरण पर फोकस करके दी गई व्यावसायिक पर्यावरण की डेफिनेशन है फिलिप कोटलर साहब की।
तो आर्थिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है, जल्दी से हम इसे जानने की करते हैं कोशिश। देखिए, आर्थिक पर्यावरण यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें वे सारे तत्व शामिल हैं जो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करते हैं, जैसे आर्थिक व्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अर्थव्यवस्था का जो विकास का स्तर है, जैसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, कुछ विकसित होती हैं, ठीक है। आर्थिक संसाधन हमारे देश के क्या हैं, ठीक है। आय का स्तर क्या है देश में, जनता का आय और व्यय का वितरण समान है असमान है। व्यापार चक्र का मतलब होता है व्यापार में कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है ना, कभी डाउनफॉल होता है, कभी बूम होता है, ये सब व्यापार चक्र हैं, तो यह भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं। आर्थिक पर्यावरण अत्यंत जटिल और गतिशील होता है, इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। आर्थिक पर्यावरण में मोटे तौर पर 3 तत्व होते हैं, एक तो आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा आर्थिक नीतियाँ और तीसरा आर्थिक स्थितियाँ। इन तीनों को हम संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है कि 3 तरह की प्रणालियाँ हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें बाज़ार में मांग और पूर्ति, ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये दोनों तय करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का बिकेगा। इसमें सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, इसमें सरकार ही सब कुछ तय करती है कि कौन प्रोडक्ट किस रेट पर बेचे जाएंगे, कैसे और कितने बेचे जाएंगे। ये सारे के सारे विकास कार्यक्रमों का पूरा जो कह लीजिएगा जो जिम्मा है वो सरकार खुद के कंधों पर लेती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार की व्यवस्था का जो स्वरूप है वह पाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सरकार के निर्देशों के अनुसार सरकार के नियंत्रण में होंगी, कुछ चीज़ों पर मार्केट के डिमांड और सप्लाई जो फोर्सेस हैं वह उन्हें नियंत्रित कर रहे होंगे, उनके मूल्य तय कर रहे होंगे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, मैं इसे आपको बता चुका, आपको इसे अभी पढ़ना है यहाँ से ध्यान से। इसमें निजी लाभ कमाने की, निजी संपत्ति रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। निजी जो संसाधन होते हैं ना, जो उत्पादन के जितने जितने संसाधन होते हैं उस पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके कंट्रोल में उत्पादन के संसाधन होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का जो होता है स्वामित्व होता है। किसका? उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, उनका संचालन, प्रयोग, सारी गतिविधियां सरकार की योजना के अनुसार ही होती है, ठीक है। इसमें उद्देश्य जनता कल्याण होता है, लाभ कमाना नहीं, ऊपर लाभ कमाना उद्देश्य होता है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मैं अभी आपको बता चुका, इसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आज विश्व के किसी भी राष्ट्र में ना तो विशुद्ध पूंजीवादी व्यवस्था है और ना ही समाजवादी, ठीक है। वास्तव में आधुनिक युग में दोनों प्रणालियों का मिला जुला स्वरूप ही देखने को मिलता है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का स्वरूप विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों के संगठन, संचालन और नीतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आर्थिक नीतियाँ क्या होती हैं? सरकार की आर्थिक नीतियाँ दरअसल व्यवसाय और व्यावसायिक इकाइयों को बहुत प्रभावित करती हैं। इनका निर्माण करते समय सरकारी आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखना पड़ता है। किनका? व्यवसाय को अपनी नीतियाँ निर्माण करते समय सरकार की आर्थिक नीतियाँ जो हैं उनको भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वह व्यवसाय को भिन्न भिन्न ढंग से प्रभावित करती हैं। इनके अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव भी होते हैं, ठीक है। सरकार किसी भी व्यवसाय को तो उपादान यानी कि सब्सिडी देती है, किसी को ग्रांट देती है, आयकर और उत्पादन की छूट देती है, और कुछ व्यवसाय होते हैं जिन पे अधिक शुल्क लगाती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे व्यवसाय हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हैंडलूम के व्यवसाय हैं, करघा वगैरह से, हथकरघा जिसे बोलते हैं, तो हथकरघा वगैरह से जो लोग टेक्सटाइल जो लोग निर्माण करते हैं कपड़ों का, वस्त्रों का, उनको तमाम तरह के सब्सिडी, अनुदान, आयकर से छूट वगैरह मिलती है। वहीं पे शराब के व्यवसाय पे क्या लगता है? अधिक कर लगता है, शुल्क लगता है। तो ये आर्थिक नीतियाँ हैं। आर्थिक नीतियाँ जो है ना, वो कौन कौन सी किस तरह की हो सकती हैं? आर्थिक नीतियों के जो अंग हैं कह सकते हैं, उसमें मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, औद्योगिक नीति है, कृषि नीति है, विदेशी व्यापार नीति, विदेशी निवेश नीति और सरकारी बजट वगैरह आते हैं। सरकार के बहुत अलग अलग प्रकार के अधिनियम भी हैं, जैसे कंपनी अधिनियम एक कल आप पढ़ रहे थे।
कुछ अधिनियम पहले से हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना था, जिसमें जो प्रबंध और जो वर्कर्स हैं इनके बीच में जो हड़ताल खींचतान वगैरह होती थी उससे निपटने के नियम हैं। कारखाना अधिनियम में कुछ बातें ऐसी बनाई गई हैं जिससे वर्कर्स का कोई भी शोषण ना हो सके। औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम 1951 यह भी बाद में बना। इसका उद्देश्य वही है कि उद्योग किस नियमों के अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पे एक्ट हैं। एकाधिकारी और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कभी कभी कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट कुछ खास प्रोडक्ट अकेले बनाते हैं, और जब आप अकेले होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले, तो आप उसका मनमाना रेट लेना चाहते हैं और लेते हैं। सरकार ने ये देखा कि जनता से मनमाने रेट वसूल करने वाले कुछ लोग थे, तो एकाधिकार को, यानी कि एकमात्र सेलर हो उसे एकाधिकार बोलते हैं, उसको ख़त्म किया गया। उस पर रोक लगाने के लिए एकाधिकारी व प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 आया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आया, जिसको अभी रिप्लेस किया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने। ठीक है, ये लंबे समय तक चला। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999। विदेशी विनिमय का मतलब होता है कि रुपए के बदले डॉलर वगैरह, तो इनके संबंधित जो नियम थे वो ये थे। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में आया। कंपटीशन में बहुत बार कभी कभी प्रतिस्पर्धा इतनी तल्ख हो जाती है कि एक दूसरे को, जिसे बोलते हैं ना कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता, तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा ना किया जाए जो गैर कानूनी हो जाए। क्या इसमें अलाउड है और क्या डिसअलाउड है, ये प्रतिस्पर्धा कानून के अंतर्गत आएगा। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में बना था, फिर उसमें बैंकिंग कानून में संशोधन लाया गया 2011 में। ठीक है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2011 में आया। तो ये तमाम कानून जो बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग संस्थाएं हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए। और कंपनी अधिनियम 1956 लंबे समय तक लागू रहा। 2013 कंपनी अधिनियम के द्वारा 1956 को रिप्लेस किया गया। अब भारत में कंपनियों पर यही अधिनियम लागू है। ये सारे अधिनियम, सारे एक्ट व्यवसाय को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। आर्थिक दशाएं, देश की आर्थिक दशा जो है ना, वो इस पे निर्भर करती है कि आय का स्तर क्या है, देश के लोगों का आय और धन का वितरण कैसा है, मांग की प्रवृत्ति बढ़ती है या घटती जा रही है, रोजगार का स्तर कैसा है, रोजगार ज़्यादा है या बेरोजगारी ज़्यादा है, ये बढ़ रही है या घट रही है बेरोजगारी, व्यापार चक्र की स्थितियाँ क्या हैं, ये सब कहीं ना कहीं व्यवसाय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तेज़ी यानी बूम, इसकी स्थिति में मांग बढ़ती चली जाती है, जबकि मंदी यानी डिप्रेशन जब होता है तो मांग में कमी आती है। तत्कालीन कीमत स्तर, यानी उस समय जो कीमत स्तर हो। पूंजी निर्माण की दर क्या है, यानी कि किस दर से भारत में या देश में पूंजी का निर्माण हो रहा है। और पूंजी का निर्माण सेविंग्स पे निर्भर करता है कि कितनी बचत आप करते हैं, और बचत इस पर निर्भर करता है कि आपकी आय कितनी है। अगर आपकी आय आपके खर्चों से ज़्यादा है तभी आप बचत कर पाओगे और तभी पूंजी निर्माण हो सकेगा। भारत में पूंजी निर्माण की दर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। औद्योगिक विकास की दर कैसी है, ये सब आर्थिक दशाओं की ही चर्चा है। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है ये दूसरा विषय है। आर्थिक पर्यावरण हमने पढ़ लिया। प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोग जानते हैं तमाम तरह की जलवायु जैसी चीज़ें हैं। ठीक है ना, देश में तापमान क्या है, जलवायु संबंधी स्थितियाँ, वर्षा की मात्रा, बंदरगाह सुविधाएं, समुद्र से दूरी, पर्यावरण प्रदूषण वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो किसी भी समाज में जो वहाँ की संस्कृति है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परिवार में, परिवार की व्यवस्था क्या है, आप सिंगल फैमिली में रहते हैं जिसे आप बोलते हैं ना कि न्यूक्लियर फैमिली, या जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जाति प्रथा का क्या असर है, धर्म की स्थिति क्या है। भारत में तो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा सामाजिक पर्यावरण का अंग है वो धर्म है। विवाह, शिक्षा, आदतें, प्राथमिकताएं, रीति रिवाज, शहरीकरण, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, ये सब सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। धर्म, भाषा और शहरीकरण के प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। वो प्रभाव कैसे हो सकते हैं, ज़रा इसे आप समझ लीजिए। देखिए, जैन धर्म अपने अनुयायियों को सिगरेट, शराब और चमड़े की वस्तुओं आदि के उत्पादन में संलग्न होने से रोक देता है। इस्लाम कहता है कि ब्याज कमाना वर्जित है। विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। इस कारण विज्ञापन का विभिन्न स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। शहरीकरण
का स्तर भी व्यवसाय को प्रभावित करता है। शहरीकरण बहुत अधिक ज़्यादा अगर होता है तो उससे क्या होता है, उपभोक्ता ज़्यादा टिकाऊ वस्तुएं चाहते हैं। गांव में जनरली ऐसी वस्तुएं लोग चाहते हैं जो भले टिकाऊ ना हो लेकिन थोड़ा सस्ती हो। अच्छा, जनसांख्यिकीय पर्यावरण, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर, आयु संरचना, लिंग संरचना, व्यावसायिक वितरण क्या है, शिक्षा स्तर, आय स्तर, औसत परिवार आकार यानी कि औसत रूप से एक परिवार में कितने लोग होते हैं, पारिवारिक संरचना कैसी है, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। ये जितने भी जनसांख्यिकीय घटक हैं ये सब मांग के स्तर, उपभोक्ताओं की रुचि, पसंद, प्राथमिकताओं, श्रमिकों की पूर्ति, कुशलता, श्रम विभाजन, इनको प्रभावित करता है। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मुंबई, दिल्ली, गुजरात, इनमें मजदूरों के रूप में काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनसांख्यिकीय पर्यावरण व्यवसाय को किस तरह से प्रभावित कर रहा होगा। ठीक है ना? अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मांग बहुत ज़्यादा होगी वस्तुओं की। ठीक है, इससे मांग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के अधिक होने पर श्रम की पूर्ति भी बढ़ेगी, श्रम सस्ता हो जाएगा। जैसे भारत जैसे जो देश हैं, चाइना जैसे जो देश हैं, अब देखिए ये दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्रमिक जो है ना यह सस्ते में उपलब्ध है। ठीक है, इसीलिए चाइना और भारत जो है वह लोगों के लिए एक बड़ा बाज़ार ही नहीं, बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में डेवलप हो रहे हैं। मेक इन इंडिया ये जो टर्म है ये इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सफल हो पा रहा है। ठीक है ना? तो आयु संरचना, लिंग संरचना क्या है? जैसे आप अक्सर सुनते हैं ना कि भारत में लगभग 65% लोग अभी युवा हैं जो 35 साल के आसपास हैं। तो अगर ऐसा है ना तो 35 साल मतलब ये श्रम करने में सक्षम हैं, तो यानी कि ये श्रमिकों का देश हो सकता है जहाँ पे युवा लोग जो है दिन रात मेहनत करने में सक्षम होंगे। चलिए राजनीतिक पर्यावरण के बारे में हम जान लें। राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो शामिल होता है, सरकार की राजनीतिक विचारधारा क्या है, देश में राजनीतिक स्थिरता रहती है कि नहीं रहती, सरकारें अगर जल्दी जल्दी गिरती हैं तो व्यवसाय पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वही मजबूत सरकारें अगर होती हैं तो व्यवसाय भी उसी रूप से सरकार के साथ साथ आगे मजबूत होता चला जाता है। देश का जो सरकार होती है ना, अन्य राष्ट्रों के साथ उसका संबंध कैसा है। जैसे भारत सरकार का अन्य राष्ट्रों के साथ इधर संबंध काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, तो उससे भारतीय जो उद्योग है वो काफ़ी उन्नति करता नज़र आता है। सुरक्षा और सैन्य नीतियाँ क्या हैं, सरकार द्वारा चलाई गई विकास और कल्याणकारी योजनाएं किस तरह से प्रभावी हो रही हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध किस तरह के हैं, विपक्षी दलों का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण क्या है। सरकार की राजनीतिक विचारधारा भी कहीं ना कहीं इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सरकार की राजनीतिक विचारधारा विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे सरकार क्या पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है, या सरकार जो छोटे छोटे व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा देती है। ठीक है ना, छोटे व्यवसायी को। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता मैंने अभी आपको बताया, सरकारें अगर जमी हुई हैं तो निश्चित रूप से वह देश के व्यापारियों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालेंगी। सरकार जम वही पाएगी जो ईमानदार होगी, मेहनत से अपना काम कर रही होगी, है ना। तभी तो दोबारा जनता देश की जिताएगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा बनी तो कहीं ना कहीं देश की जनता ने उन पर भरोसा किया है, तभी तो उन्हें दोबारा मौका मिला और उसका व्यवसाय पे एक अनुकूल प्रभाव दिखता भी है। ठीक है, तकनीकी पर्यावरण, आप ये देखते हैं कि देश में तकनीक के स्तर क्या हैं, कैसे हमें पता चलता है। परिवहन के तेज संसाधन, सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें भारत में चूँकि बढ़ रही हैं तो इसने देश को काफ़ी कुछ आगे की तरफ बढ़ावा दिया है, हम ये कह सकते हैं। अब देखिए दुनिया के ऐसे देश जहाँ पे मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, भारत उनमें एक शामिल है। ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि तकनीकी जो पर्यावरण है ये कहीं ना कहीं अनुकूल और कभी कभी प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। विभिन्न प्रकार की हाइड्रोजन बम, मिसाइलें, फाइटर प्लेन, जहरीली गैसें, यह भी कहीं ना कहीं विनाशकारी सिद्ध हुई। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई आंध्रा में कि कई सारे लोग जहरीली गैस से मर गए, तो जो बेहद ही दुखद है। वह कहीं ना कहीं हमें बताता है कि तकनीकी पर्यावरण के बहुत सारे अनुकूल और बहुत सारे खतरनाक प्रभाव भी हो सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण हम सभी लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है कि जो आयात निर्यात से संबंधित चीज़ें हैं, बहुत बार बहुत सारे देश किसी दूसरे देश से आयात या निर्यात पे प्रतिबंध लगा देते हैं, ठीक है, या टैक्स लगा देते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों का व्यापार किस किस देश में अलाउड है, किस किस चीज़ में रिस्ट्रिक्टेड है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो उदारीकरण की नीतियाँ हैं, ठीक है, अगर ये अच्छी हैं अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, अगर ये विपरीत हैं तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विदेशों से कच्चा माल, पूंजीगत सामान, उच्च तकनीक वगैरह ये आप आयात कर सकते हैं, तो अपने देश में क्या कर सकते हैं, उत्पादकता और कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। वैश्वीकरण, सूचना क्रांति, दूरसंचार के उन्नत साधन, द्रुतगामी परिवहन साधन, इन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन कर डाले हैं। आज पूरी दुनिया से एक व्यावसायिक संस्था का कंपटीशन होता है। पता है, मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। आप लखीमपुर में एक छोटा सा तेल की फैक्ट्री चलाते हो। लखीमपुर में एक तेल जो केवल मस्टर्ड ऑयल को, जो सरसों होती है उससे उसकी पेराई कर मस्टर्ड ऑयल बनाता है, उसकी पैकिंग करके बेचता है। आपको पता है, अगर आप एक इतनी छोटी हुई फैक्ट्री चला रहे हैं मस्टर्ड ऑयल की, तो भी आपका कंपटीशन इंटरनेशनल ब्रांड से है। इस बात को आप समझिए ज़रा। अगर किसी व्यक्ति ने आपका तेल खरीद लिया अपने घर में कुकिंग ऑयल के तौर पे, तो क्या वो सफोला खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। और अगर उसने सफोला खरीद लिया तो क्या आपका मस्टर्ड ऑयल खरीदेगा? लखीमपुर में बनने वाला वो छोटी सी फैक्ट्री में मस्टर्ड ऑयल। तो आपका कंपटीशन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी है, ठीक है। खैर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैश्वीकरण की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और घटनाएं क्या हैं, सूचना व परिवहन क्रांति, सांस्कृतिक आदान प्रदान, तेल की कीमतों में परिवर्तन। अब देखिए कि अभी गैस के सिलेंडर के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी घट गए। 787-80 के आसपास था, उसमें करीबन 160 रुपये की कमी हुई। कैसे? क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पे ये फिर से बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो पर्यावरण है वह भी, शांति, युद्ध, ये सब चीज़ें व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी कहीं ना कहीं व्यवसाय को प्रभावित करता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण को आपने अभी पढ़ा। व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, इसे हम कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।